नमस्कार बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल का चैप्टर 1। इसमें सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ाएंगे भूगोल। भूगोल में चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास। इसमें पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। हर साल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है। आइए देखते हैं आगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाते हैं। तो पढ़िए आप लोग के संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है, हमारे जीवन में संसाधन कितना उपयोगी है, कितना हमारे जीवन में संसाधन का कितना उपयोग है, हम कितना उसका उपयोग करते हैं। इसलिए संसाधन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण, अर्थात संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधनों को यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, तीसरा है, चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। तो इसमें आइए देखते हैं। नेक्स्ट इनसे सभी के अलग अलग पार्ट में सभी को विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं साम्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो साम्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। साम्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल आदि। इसमें दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, और नवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज। नेक्स्ट इसमें था फिर अगला था स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन इसमें पहला है, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। इसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे उदाहरण में देखिए किसी किसान की जमीन, घर आदि। ये व्यक्तिगत संसाधन है जो खुद का हो। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, देखो। तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जो विकास किया गया है, जो हमारे देश में विकास हुआ है, उसके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। इसमें पहला है संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारिक संसाधन। इसमें देखते हैं पहला संभावित संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जिसमें दूसरा है विकसित संसाधन।
वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। में तीसरा है भंडारिक संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं भंडारिक संसाधन कहलाते हैं। अगला देखते हैं, उचित संसाधन। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है संचित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संसाधनों का विकास। हमारे जीवन में संसाधनों का विकास कैसे हुआ, कहाँ तक हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या है? मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है। सतत पोषीय विकास। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं जो कि बस हमारी आवश्यकताओं को न पूरा करे बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहे, इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट, एजेंडा। इसमें इस अध्याय में जो एजेंडा है, एजेंडा 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हर साल की परीक्षाओं में पूछा जाता है। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 1991 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में देखें, इसका उद्देश्य मानव हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। संसाधन नियोजन। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है संसाधन नियोजन कहलाता है। ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत में संसाधन नियोजन कितने प्रकार के हैं? देखिए, संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नीचे देखिए, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान कर तकनीकी तालिका बनाना। फर्स्ट डाल दो इसे, फर्स्ट है। दूसरा है प्रयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संसाधन ढांचे का उपयोग। नेक्स्ट, संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए, यह संसाधन संरक्षण कहलाता है। भू संसाधन किसे कहते हैं? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। इसे भू संसाधन कहते हैं। अब भू संसाधन में आता है, भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। यह भू संसाधन के अंतर्गत आता है।
भारत में भूमि संसाधन लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। नेक्स्ट, भू उपयोग। भूमि का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। भू का मतलब समझिए, भू का मतलब भूमि। भूमि का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, भूमि का हमारे जीवन में क्या मतलब है? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व। इसमें पहला है वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लाई जाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग। इसमें है परती भूमि, वर्तमान परती जहाँ कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती ना की गई हो। जिस भूमि पर खेती नहीं की जाती है उसे परती भूमि कहते हैं। अन्य परती जहाँ एक 5 वर्ष से खेती न की गई हो उसे अन्य परती भूमि कहते हैं। अन्य कृषि योग्य भूमि, अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्षों या अधिक से खाली हो। नेक्स्ट है इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्रों को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। हमारे देश भारत में भूमि उपयोग के कितने प्रकार हैं? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तथ्यों में भौगोलिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, सांस्कृतिक परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट, भू निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं? इसमें पहला है खनन, दूसरा है अतिचारण, तीसरा है अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन। भूमि संचरण के उपाय। भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि संरक्षण के उपाय को हम कैसे कर सकते हैं? वनारोपण करके, पशुचारण नियंत्रण करके, रक्षक मेखला, खनन नियंत्रण। मृदा संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। मृदा का निर्माण। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र एक ऐसी मृदा जो बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जैसे तापमान, पानी का बहाव, पवन। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। मृदा के प्रकार। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? आइए पढ़ते हैं मृदा के प्रकार। मिट्टी के प्रकार। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी कौन कौन सी होती है? इसमें पहला है लाल एवं पीली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, वन मिट्टी, पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी।
आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या है। भारत के लगभग 45% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। यह सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित होती है। इसमें रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बांगर एवं नई जलोढ़ खादर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह बांगर है और नई जलोढ़ मिट्टी जो है वह खादर है। दूसरा है इसमें काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है आइए देखते हैं। रंग काला एवं अन्य नाम रेगुर मृदा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। इस काली मिट्टी में ही कपास की खेती सबसे अधिक होती है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी हमारे देश में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। आगे है लाल एवं पीली मृदा। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। इस मिट्टी को आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो खासी जयंतिया के पहाड़ों पर यह मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। मरुस्थलीय मृदा, रंग लाल। मरुस्थलीय मृदा कैसी है? मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल व भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणीय होती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है इसे। आगे देखते हैं पहाड़ी पद। पिट माउंट जोन किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र। जैसे पहाड़ी पद क्या है? पहाड़ी पद किसे कहते हैं? किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाता है। पहाड़ी पद जो है पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाता है। जैसे दक्कन ट्रैप क्या? प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र। इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। नेक्स्ट, वन मृदा। वन मृदा क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, अधिशीलट तथा ह्यूमस रहित है। खादर एवं बांगर भूमि में अंतर। खादर भूमि क्या है तथा बांगर भूमि क्या है? आइए देखते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा। जो खादर है वह नवीन जलोढ़ मृदा है। जो बांगर है प्राचीन जलोढ़ मृदा है। जो खादर में आएगा अधिक बारीक व रेतीली भूमि है। यह इसमें जो बांगर भूमि है वो कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट है। खादर भूमि कैसी है? बार बार नवीकरण संभव है। इसमें बार बार नवीकरण संभव नहीं है। इसमें नदी के पास डेल्टा
तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। इसे नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण व खनन प्रक्रिया, जो मिट्टी को बहाया जा सकता, बह जाती है जो मिट्टी, जहाँ वनों का उन्मूलन होता है, अति पशुचारण होता है, निर्माण व खनन की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है। मृदा अपरदन के संसाधन। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर, खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगाकर एक मेखला बनाना बना रोपण कहलाता है। अति पशुचारण को नियंत्रित करके अवनलिकाएं। अवनलिकाएं क्या है? बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। उत्खात भूमि। उत्खात भूमि क्या है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। खंड भूमि। चंबल बेसिन में इसे खंड भूमि कहते हैं। पवन अपरदन। पवन अपरदन क्या है? पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। यह चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक था, इसे ज़रूर देखना। इसमें जो मिट्टी है, मिट्टियों से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।